हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल नीट अपडेट 09। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स के बाद हमारी नेक्स्ट प्लेलिस्ट होगी सेल साइकिल एंड डिवीजन, जिसको हम लोग 10 डेज़ के अंदर या 9 डेज़ के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। डेली में 9 बजे लाइव आऊँगा, आप लोग अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। सो कीप अपडेटेड। थैंक यू, और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद फरू में। दोस्तों, आज हम क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर 10 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। सेल साइकिल में वे सब इवेंट्स आते हैं जिनमें एक सेल अपने जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी कॉपी करती है और जो उसके ऑर्गेनल्स हैं उनकी भी कॉपी बनाकर फिर वो डिवाइड हो जाती है। तो इन सब इवेंट्स को हम सेल साइकिल कह देते हैं। सेल डिवीज़न होता है एक सेल से 2 सेल बनना और 2 सेल से 4 सेल बनना, डिवीज़न होके। आर यू अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम ए सिंगल सेल? क्या आपको पता है कि सभी ऑर्गेनिज्म, चाहे वह ऑर्गेनिज्म सबसे बड़ा क्यों ना हो, वो जब अपनी लाइफ स्टार्ट करता है तो सबसे पहले एक सिंगल सेल ही बनती है, फिर उस सिंगल सेल से वो ऑर्गेनिज्म बन जाता है। यू मे वंडर हाउ ए सिंगल सेल देन गोज ऑन टू फॉर्म सच लार्ज ऑर्गेनिज्म। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि एक सिंगल सेल से इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म कैसे बन जाता है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और सेल्स की 2 विशेषताएं हैं, वो क्या है? ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। सेल में ग्रोथ होती रहती है, सेल बढ़ती रहती है, साथ ही साथ उसमें रिप्रोडक्शन मतलब उसमें डिवीज़न होता रहता है। ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की विशेषताएं हैं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ऑल सेल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू 2। सभी सेल में जब रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें वो 2 सेल में डिवाइड हो जाती है। विद ईच पेरेंटल सेल गिविंग राइज टू 2 डॉटर सेल। और जब भी किसी सेल में डिवीजन होगा तो जो पेरेंटल सेल होगी वो डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल बनाएगी। मान लीजिए ये एक सेल है, इसको हम कहते हैं पेरेंटल सेल। इसमें डिवीजन होगा और इससे बनेगी 2 डॉटर सेल्स। तो जब भी किसी पेरेंटल सेल में डिवीजन होगा तो उससे हमेशा 2 डॉटर सेल बनेगी। These newly formed daughter cell can themselves grow and divide। और जो ये नई डॉटर सेल बनी, इनमें ये अपने आप को ग्रो भी कर सकती हैं और फिर इनमें डिवीजन भी हो जाता है। मतलब ये 1 से 2 बनी, फिर इनमें फिर से डिवीजन होगा, ग्रो करेंगी और फिर डिवीजन होगा, फिर 2 से 4 सेल बन जाएंगी। ऐसे ऐसे ही सेल की जो है बढ़ती रहती हैं। Giving rise to a new cell population that is formed by the growth and division of a single parental cell and its progeny। और इस तरीके से एक सेल की ऐसी पॉपुलेशन बन जाएगी जो कि एक सिंगल पेरेंटल सेल से ग्रोथ और डिवीजन होके बनी है। जैसे कि एक पेरेंटल सेल में डिवीजन हुआ, ग्रोथ हुआ, उससे 2 प्रोजेनी सेल बनी, फिर उसकी जो प्रोजेनी बनी उन 2 प्रोजेनी सेल में डिवीजन हुआ, फिर उसकी 4 प्रोजेनी बनी। यही इसमें कहा गया है कि एक पेरेंटल सेल से फिर प्रोजेनी बनती है, उनसे फिर उसकी प्रोजेनी बनती है, ऐसे होकर से पूरी की पूरी सेल पॉपुलेशन बन जाती है। इन अदर वर्ड्स, such cycle of growth and division allow a single cell to form a structure consisting of million of cell। या फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक सिंगल और सेल में जो है ग्रोथ और डिवीजन का ये साइकिल चल रहा है, इससे क्या होता है? इससे एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें मिलियंस ऑफ सेल्स हो जाती हैं। यही इसमें कहा गया है कि एक सिंगल सेल में डिवीजन होता रहा, यानी एक पेरेंटल सेल में लगातार डिवीजन होता रहा, उसकी प्रोजेनी में लगातार डिवीजन होता रहा, उसके बाद फिर एक ऐसी स्ट्रक्चर बन गई जिसमें कितनी सेल हो गई, जिनमें मिलियंस ऑफ सेल हो गई, यानी लाखों लाखों सेल उसमें हो गई। एक ऐसी स्ट्रक्चर ये मिलकर बना देती हैं। अब अगला टॉपिक है सेल साइकिल। सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल डिवीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता रहता है। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ अ सेल, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ आल्सो टेक प्लेस। और एक सेल जब डिवीजन करती है तो उस डिवीजन के दौरान उस सेल का जो डीएनए वो रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेशन का मतलब होता है उसकी कॉपी बनती है। तो सेल के अंदर जो डीएनए है उसका रेप्लिकेशन होता है या फिर उसकी कॉपी बनती है, और सेल ग्रोथ भी लगातार होती रहती है। ऑल दीज प्रोसेसेस दैट इज सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ हैंस हैव टू टेक प्लेस इन ए कोऑर्डिनेटेड वे।
और जो ये सभी प्रोसेस हैं, क्या क्या प्रोसेस, सेल डिवीज़न, डीएनए रेप्लिकेशन और जो सेल की ग्रोथ है, इन सब को एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से होना चाहिए, यानी आपस में ही एक तरीके से जुड़ी हुई होनी चाहिए। टू एंश्योर करेक्ट डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल कंटेक्ट इंटैक्ट जीनोम, जिससे कि क्या हो, जो डिवीज़न का जो प्रोसेस चल रहा है वो अच्छी तरीके से हो जाए और प्रोजेनी सेल्स या फिर डॉटर सेल इस तरीके से बने कि उनमें जो जीनोम्स हैं वो भी सेम ट्रांसफ़र हो। यानी इसमें कहा गया है कि जो पेरेंटल सेल है उसमें सेल डिवीज़न, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ इस तरीके से हो कि डिवीज़न भी सही तरीके से हो जाए और जो प्रोजेनी सेल बनी या फिर जो डॉटर सेल बनी उनमें जो जीनोम जाना चाहिए वो भी अच्छी तरीके से ट्रांसफ़र हो जाए। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि जो ये पेरेंटल सेल होती है इसका जो डीएनए है वो टोटल डीएनए ट्रांसफ़र होकर, कॉपी होकर प्रोजेनी सेल में ट्रांसफ़र हो जाता है। ना इसमें कुछ बदलाव होता है और ना ही इसमें कुछ घटता है, इंक्रीज मतलब डिक्रीज होता है, और ना ही इसमें कुछ इंक्रीज होता है। तो जितना डीएनए इसमें है जेनेटिक मटेरियल उतना ही इसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच a cell duplicates its genome, synthesizes the other constituent of the cell and eventually divide into two daughter cell is termed cell cycle। अब इसमें सेल साइकिल की जो है डेफिनेशन दी गई है। तो सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल उन इवेंट्स का सीक्वेंस है जिनमें क्या होता है, एक सेल अपने जो जीनोम है, अपना जो जेनेटिक मटेरियल है उसको डुप्लीकेट करती है, उसकी कॉपी बनाती है और उसके बाद क्या करती है, जो सेल के दूसरे मटेरियल हैं या फिर दूसरे जो ऑर्गेनल्स का हैं या फिर जो दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनको भी सिंथेसाइज करती है, उनकी भी कॉपी बनाती है और इन सब की कॉपी बनाकर फिर वो सेल जो है दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। तो इन सब इवेंट्स की पूरी सीरीज को हम क्या कहते हैं? सेल साइकिल कहते हैं। तो सेल साइकिल क्या है एक बार फिर से समझते हैं। सेल साइकिल उन इवेंट्स की सीक्वेंस है या उन इवेंट्स की सीरीज है जिनमें एक सेल अपने जीनोम को कॉपी करती है, दूसरे जो उनके सेल के जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनको सिंथेसाइज करती है, उनको बनाती है और उसके बाद दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। तो इन सब इवेंट्स को हम कहते हैं सेल साइकिल, एक कंबाइंड रूप में। Although cell growth in terms of cytoplasmic increase is a continuous process। सेल ग्रोथ क्या होता है? सेल ग्रोथ होता है साइटोप्लाज्म का इंक्रीज होना। तो सेल ग्रोथ क्या है? एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार सेल में चलता रहता है। डीएनए सिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल। लेकिन जो डीएनए का सिंथेसिस होता है या फिर जो डीएनए की जो कॉपी बनती है वो सेल साइकिल के एक ही पर्टिकुलर स्टेज में बनती है। इसमें डिफरेंस समझिए। जो सेल ग्रोथ होगी वो सेल डिवीज़न जब तक हो रहा होगा तब तक सेल ग्रोथ होती रहती है, साइटोप्लाज्म बढ़ता रहता है। लेकिन जो डीएनए की कॉपी बनती है वो सेल साइकिल की एक पर्टिकुलर जो है स्टेज में ही बनती है। तो उस पर्टिकुलर स्टेज में डीएनए सिंथेसिस होगा, बाकी स्टेज में डीएनए जो है सिंथेसाइज नहीं होता है। द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम या डीएनए आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर न्यूक्लाई बाय ए कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट। उसके बाद क्या हुआ, जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है या फिर जो डीएनए की जो कॉपी बनी उनको क्या किया जाता है, उनको जो डॉटर सेल का जो न्यूक्लियस है उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है या फिर उनमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और इसको ट्रांसफ़र करने के लिए भी इवेंट्स की एक सीरीज चलती है ड्यूरिंग सेल डिवीज़न के दौरान। दीज इवेंट आर देमसेल्व अंडर जेनेटिक कंट्रोल। और जो ये सब इवेंट्स हैं ये भी जेनेटिक कंट्रोल में ही होते हैं, यानी इनको भी जीन से कंट्रोल करते हैं। के दौरान फेजेस क्या क्या आते हैं या फिर सेल साइकिल की स्टेजेस क्या क्या होती हैं ये हमें पढ़ना है। ए टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल इज इलस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल इन कल्चर। अगर हमें किसी यूकैरियोटिक सेल साइकिल को देखना है तो हम ह्यूमन सेल साइकिल को देख सकते हैं, क्योंकि जो ह्यूमन सेल्स होती हैं वो भी यूकैरियोटिक सेल ही होती हैं। These सेल डिवाइड वंस इन अप्रोक्सीमेटली एवरी 24 आवर्स। और जो ह्यूमन सेल्स होती हैं वो लगभग 24 घंटे में एक बार उनमें डिवीज़न होता है। ये नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। However, this duration of cell cycle can vary from organism to organism and also from cell type to cell type। लेकिन जो सेल साइकिल की ड्यूरेशन होता है या फिर सेल साइकिल का जो ये समय होता है ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म डिफरेंट होता है, यानी हर एक ऑर्गेनिज्म में ये डिफरेंट हो सकता है और सेल टाइप में भी अलग अलग सेल में ये अलग अलग हो सकता है। यीस्ट फॉर एग्जाम्पल कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल इन ओनली अबाउट 90 मिनट्स। एग्जाम्पल के तौर पर जो यीस्ट होती है वो अपने एक सेल साइकिल को 90 मिनट में यानी 90 मिनट में जो है कंप्लीट कर देती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यीस्ट में जो सेल डिवीज़न होगा वो लगभग 90 मिनट में होगा।
द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू बेसिक फेजेस। जो सेल साइकिल है वो दो फेजेस में डिवाइड किया गया है। वो फेजेस कौन कौन से हैं? पहला फेज है इंटरफेज और दूसरा फेज है एम फेज। एम फेज को हम माइटोसिस फेज भी कहते हैं। द एम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस ओकर्स। एम फेज वह फेज होता है जिसमें एक्चुअल सेल डिवीजन हो या फिर माइटोसिस होता है। एक्चुअल का मतलब है सेल वास्तव में एक से डिवाइड होकर दो में बन जाती है। माइटोसिस भी वही होता है, एक सेल का दो सेल में जो है डिवाइड होना। और इंटरफेज क्या होगा? इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। इंटरफेज वह फेज होता है या फिर वह स्टेज होती है जो दो एम फेज के बीच के स्टेज को रिप्रेजेंट करती है। मान लीजिए अभी सेल एम फेज चल रही है किसी सेल की, एक सेल दो सेल में डिवाइड हो गई, फिर से एक स्टेज आई, उसके बाद उस स्टेज की खत्म होने के बाद फिर से सेल में डिवीजन हो गया। तो जो इन दो डिवीजन के बीच का जो समय था उसको कहते हैं हम इंटरफेज। इसको हम डायग्राम से भी समझ सकते हैं। ये जो है डायग्राम दिया गया है, इसमें क्या हुआ, ये एम फेज दिखाया गया है जो ब्लू कलर का जो मटेरियल है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये एम फेज हुआ। इसके बाद सेल डिवाइड होकर दो सेल में, आप देख सकते हैं दो सेल में बदल गई। फिर क्या हुआ, सेल ने यहाँ से लेकर ये एक और स्टेज अपनी जो है कवर की। फिर से क्या हुआ, फिर से सेल में एम फेज डिवाइड होने लगा। तो इन दो एम फेज के बीच का जो फेज है उसको इंटरफेज कहते हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक का जो फेज हुआ वो कहते हैं हम इंटरफेज, क्योंकि ये पहला एम फेज था, उसके बाद इंटरफेज आया, उसके बाद फिर से एम फेज आया। तो इन दो फेज के जो बीच का जो स्टेज थी, बीच का जो समय था वो इंटरफेज कहलाता है। ये इनमें डिफरेंस होता है। It is significant to note that in the 24-hour average duration of cell cycle of a human cell, cell division proper last for only about an hour. ये नोट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो ह्यूमन सेल का जो एवरेज सेल साइकिल का जो मतलब समय है वो 24 घंटे हैं, लेकिन जो सेल डिवीज़न होता है वो सिर्फ एक ही घंटे रहता है। इसे समझने की बात है कि जो सेल साइकिल का पूरा समय है वो 24 घंटे होता है, लेकिन जो सेल डिवीज़न होता है वो सिर्फ एक ही घंटे रहता है। बाकी जो 23 घंटे बचे, 23 आवर्स बचे, उनमें सिर्फ सेल ग्रोथ करती है। इसमें होता है 23 घंटे तो सेल जो है ग्रोथ करेगी, बाकी जो एक घंटा होगा उसमें एक्चुअल सेल डिवीज़न होगा। यही इसमें कहा गया है। द इंटरफेज लास्ट मोर देन 95% ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल। जो इंटरफेज स्टेट होती है वो सेल साइकिल की लगभग 95% ड्यूरेशन तक रहती है। 95% ड्यूरेशन तक जो है सेल जो है ग्रोथ ही करती रहती है, बाकी 5% ड्यूरेशन यानी एक घंटे में जो है सेल डिवाइड होती है। The M phase start with the nuclear division corresponding to the separation of daughter chromosome karyokinesis. एम फेज कब स्टार्ट होता है? एम फेज सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन के साथ स्टार्ट होता है, यानी जो न्यूक्लियस है वो उसमें डिवीजन होने लगता है, जिससे क्या होता है जो डॉटर क्रोमोसोम है वो सेपरेट होने लगती है। क्रोमोसोम पेपर पेयर में होता है, ऐसे पेयर में होता है, तो जो ये दो क्रोमोसोम हैं ये आपस में सेपरेट हो जाती हैं जब सेल एम फेज स्टार्ट होता है। इसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, यानी डॉटर क्रोमोसोम का सेपरेट होना कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। ये छोटी छोटी टर्म भी नीट में पूछी जाती हैं। एंड यूजुअली एंड्स विद डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म साइटोकाइनेसिस। और सेल डिवीजन कब खत्म होगा? सेल साइकिल जब खत्म होगा जब साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा। साइटोप्लाज्म के डिवीजन को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। यानी एम फेज स्टार्ट होता है न्यूक्लियर डिवीजन के साथ, जिसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, और एम फेज स्टार्ट होता है जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर दो सेल बना देता है, इसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। द इंटरफेज दो कॉल्ड द रेस्टिंग फेज। इंटरफेज को हम क्या कहते हैं? इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। इज द टाइम ड्यूरिंग विच द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन। इंटरफेज वह टाइम होता है, वह टाइम होता है जिस समय सेल डिवाइड होने के लिए तैयार हो रही होती है। प्रिपेयर का मतलब है सेल अपने आप को ग्रोथ कर रही होती है, और डिवीजन और डिवाइड होने के लिए वो अपने आप को प्रिपेयर कर रही होती है। उस समय को कहते हैं हम इंटरफेज। बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन। और इंटरफेज के दौरान क्या होता है? सेल की ग्रोथ होती रहती है और डीएनए भी रेप्लिकेट होता रहता है।
in an orderly. The interphase is divided into 3 further phases. इंटरफेज को भी 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। पहला G1 फेज या फिर गैप 1 फेज, दूसरा S फेज या फिर सिंथेसिस फेज, तीसरा होता है G2 फेज या फिर गैप 2 फेज। G1 फेज कोरोस्पॉन्ड टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। G1 फेज क्या होता है? माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच का जो समय होता है उसको हम G1 फेज कहते हैं। इसे समझते हैं। मान लीजिए अभी किसी एक सेल से माइटोसिस होकर 2 सेल बन गई, फिर क्या होगा? इन सेल में क्या होगा? इनमें माइटोसिस अब हो चुका। माइटोसिस होने के बाद कुछ समय तक ये फेज जो ये सेल हैं ये कुछ रेस्ट करेंगी, ये मतलब इनमें कुछ ग्रोथ होगी। उसके बाद फिर क्या होगा? G1 फेज आएगा, मतलब डीएनए रेप्लिकेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस माइटोसिस से जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसके बीच का जो फेज होता है उसको हम कहते हैं गैप 1 फेज। During G1 phase, the cell is metabolically active and continuously grows but does not replicate its DNA. G1 फेज के दौरान क्या होता है? जो सेल होता है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, मतलब उसमें मेटाबॉलिज्म होता रहता है और वो लगातार ग्रो करती रहती है, लेकिन जो उसका डीएनए है वो रेप्लिकेट नहीं होता। ग्रो तो होगी उसमें सेल में G1 फेज के दौरान, लेकिन डीएनए की जो कोपिंग है, डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो नहीं होता है। इसको हम डायग्राम से समझते हैं। ये देखिए एम फेज है, यहाँ तक एम फेज हुआ साइटोकाइनेसिस तक। उसके बाद क्या हुआ? जो माइटोसिस फेज से एक ऐसी फेज आती है जिस फेज के दौरान सेल में कोई डिवीजन नहीं होता, मतलब सेल ग्रो करती रहती है और मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, लेकिन उसका डीएनए का जो रेप्लिकेशन है, डीएनए की कॉपिंग उस फेज में नहीं हो पाती। इस फेज को हम कहते हैं G1 फेज। और G1 फेज के ख़त्म होने के बाद जो है डीएनए की कॉपिंग स्टार्ट होती है। तो माइटोसिस और जो डीएनए का रेप्लिकेशन का जो फेज है उसके बीच के फेज को हम कहते हैं G1 फेज। अब है एस और सिंथेसिस फेज मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। एस फेज कहें या फिर सिंथेसिस फेज कहें, एस फेज वह पीरियड होता है जिसके दौरान डीएनए का सिंथेसिस या फिर जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो वास्तव में होता है। यानी एस फेज के दौरान ही डीएनए अपनी जो है कॉपी बनाएगा, अपने आप को डुप्लीकेट करेगा। ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल। इसके दौरान क्या होता है? एस फेज के दौरान एक सेल में जो डीएनए है वो जो है बढ़कर दुगना हो जाता है, यानी डीएनए अपने आप की कॉपी बनाकर अपने आप को दुगना कर देता है। इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड एज 2C देन इट इज इंक्रीजेज टू 4C। इसमें समझाने के लिए कहा गया है कि अगर किसी एक सेल में जो अमाउंट शुरू में एस फेज से पहले जो डीएनए था अगर वो 2C था, तो एस फेज के बाद जो उसमें डीएनए हो जाता है वो 4C हो जाता है, यानी डबल हो गया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो गई, 4C हो गया। However, there is no increase in the chromosome number. सिर्फ डीएनए ही डुप्लीकेट होता है, लेकिन एस फेज के दौरान जो क्रोमोसोम हैं उनमें कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होता है। क्रोमोसोम पहले भी 46 यानी 23 पेयर्स थे और एस फेज के बाद भी 23 पेयर्स या फिर 46 क्रोमोसोम ही रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये नीट में पूछा भी गया है। एस फेज के दौरान सिर्फ डीएनए जो है डुप्लीकेट करेगा, क्रोमोसोम में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा, क्रोमोसोम जो है बढ़ेगा नहीं। क्रोमोसोम जैसा पहले था, जितने नंबर मतलब 46 पहले थे, एस फेज के बाद भी 46 ही रहते हैं। इफ द सेल हैड डिप्लॉयड और 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट G1, अगर सेल जो है G1 फेज के दौरान सेल के पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है डिनोट करने के लिए, इवन आफ्टर एस फेज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन द सेम, तो एस फेज के बाद भी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो सेम ही रहेंगे, 2n ही रहेंगे। डीएनए 2C से 4C हो जाएगा, डबल हो जाएगा, लेकिन क्रोमोसोम 2n से डबल नहीं होंगे, सिर्फ 2n ही रहेंगे। इन एनिमल सेल ड्यूरिंग द एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिन इन द न्यूक्लियस। एनिमल सेल में क्या होता है? एस फेज के दौरान जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो न्यूक्लियस में स्टार्ट हो जाता है एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट इन द साइटोप्लाज्म, और जो सेंट्रियोल्स हैं वो साइटोप्लाज्म में डुप्लीकेट होने लगते हैं। एस फेज के दौरान एनिमल सेल में 2 चीज़ें हो रही हैं। पहला तो न्यूक्लियस में डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए कॉपी बना रहा है अपनी, साथ ही साथ जो साइटोप्लाज्म है उसमें सेंट्रियोल अपनी कॉपी बना रहा है। ये जो प्रोसेस है एक साथ चल रहे हैं।
न्यूक्लियस में भी और साइटोप्लाज्म में भी। ड्यूरिंग द G2 फेज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस व्हाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूअस। और G2 फेज के दौरान क्या होता है, सेल को माइटोसिस के लिए प्रिपेयर करने के लिए, माइटोसिस के लिए तैयार करने के लिए जो प्रोटीन्स हैं, G2 फेज के दौरान प्रोटीन्स सेल में बनने लगते हैं और सेल ग्रोथ भी होती रहती है। तो G2 सेल के दौरान क्या हुआ, प्रोटीन जो है सेल के अंदर सिंथेसाइज होते रहते हैं जिससे कि सेल माइटोसिस के लिए तैयार हो जाए। अब फिर से डायग्राम हम देख लेते हैं इसका वन बाय वन। एम फेज हुई। अब G1 फेज क्या होती है, G1 फेज में सेल एक्टिव रहती है और ग्रो करती रहती है, बस इसमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता। G1 फेज डीएनए रेप्लिकेशन और माइटोसिस के बीच का फेज होता है। उसके बाद क्या होता है, एस फेज आता है, सिंथेसिस फेज। इस फेज में क्या होता है, एक सेल में जितना अमाउंट ऑफ डीएनए है वो डबल हो जाता है और क्रोमोसोम जो है सेम रहते हैं, साथ ही साथ सेल एक्टिव रहती है, ग्रो करती रहती है। फिर आया G2 फेज। G2 फेज के दौरान क्या होता है, सेल के अंदर प्रोटीन बनते रहते हैं जिससे सेल माइटोसिस के लिए तैयार हो जाए। फिर उसके बाद आता है एम फेज। अब ये 3 फेज हमने इंटरफेज के पढ़े। Some cells in the adult animal do not appear to exhibit division. For example, heart cell and many other cells divide only occasionally. कुछ सेल्स होती हैं अडल्ट एनिमल्स में जो कभी भी डिवाइड नहीं होती, जैसा कि ह्यूमन हार्ट सेल्स, जो दिल की सेल होती हैं, हार्ट सेल होती हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो हार्ट की सेल हैं उनमें कभी भी डिवीज़न नहीं होता है। जैसे वो जन्म के समय होती हैं ऐसे ही वो मतलब मरने के समय तक होती हैं, अडल्ट वो जो है ओल्ड एज तक होती हैं, उनमें कभी भी डिवीज़न नहीं होगा। ये नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। और कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो सिर्फ कभी कभी ही उनमें डिवीज़न होता है, एज नीडेड टू रिप्लेस सेल दैट हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजरी और सेल डेथ। उनमें कभी कभी डिवीज़न क्यों होगा, वो इसलिए होगा क्योंकि जिन सेल को इंजरी हो गई है या फिर जिन सेल की डेथ हो चुकी है उनको रिप्लेस करने के लिए उनमें कभी कभी डिवीज़न होता है। These cells that do not divide further exit G1 phase to enter an inactive stage called quiescent stage, G0 of the cell cycle। जो ये हार्ट सेल होती हैं या फिर वे सेल जो कभी कभी डिवाइड होती हैं, ये क्या करती हैं, ये G1 फेज में एंटर ना होकर एक इनएक्टिव स्टेज में एंटर कर जाती हैं जिसको हम कहते हैं G0 स्टेज या फिर क्विसेंट स्टेज। तो G0 स्टेज या फिर क्विसेंट स्टेज वह स्टेज होती है जिसके दौरान सेल इनएक्टिव हो जाती है और उसमें कभी भी डिवीज़न नहीं होता। सेल इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सेल जो G0 स्टेज में चली जाती है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती हैं, उनमें मेटाबॉलिज्म चलता रहता है, लेकिन कभी भी उनमें प्रोलिफरेशन यानी डिवीज़न नहीं होता। डिवीज़न तब तक नहीं होता जब तक कि ऑर्गेनिज्म को उसकी रिक्वायरमेंट ना हो। इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीज़न इज ओनली सीन इन द डिप्लॉयड सोमेटिक सेल। एनिमल्स की सेल क्या होता है, माइटोटिक सेल एनिमल्स में जो माइटोटिक सेल डिवीज़न है यानी एक सेल से 2 सेल का बनना, वो सिर्फ डिप्लॉयड सोमेटिक सेल में ही देखा गया है। सोमेटिक सेल होती है जो बॉडी की सेल होती हैं, और कुछ होती हैं जो सोमेटिक सेल के अलावा होती हैं जर्म सेल्स जिनसे गैमेट्स बनते हैं। तो जर्म सेल के अलावा जितनी भी और सेल होती हैं उनको कहते हैं हम सोमेटिक सेल। डिप्लॉयड का मतलब होता है उसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो। तो जो माइटोटिक सेल डिवीज़न देखा गया है एनिमल्स में वो सिर्फ डिप्लॉयड सोमेटिक सेल में देखा गया है। बाकी जो जर्म सेल्स होती हैं जिनसे जो है गैमेट्स बनते हैं उनमें मियोसिस होता है, उनमें एक सेल से 4 बन जाती हैं। माइटोटिक में एक सेल से 2 सेल बनेगी, मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बनेगी एक डिवीज़न में। अगेंस्ट दिस द प्लांट कैन शो माइटोटिक डिवीज़न इन बोथ हैप्लॉइड एंड डैप्लॉइड सेल। और दूसरा क्या, जो प्लांट्स होते हैं वो माइटोटिक डिवीज़न हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल दोनों में शो करते हैं। तो एनिमल्स में जो माइटोटिक सेल डिवीज़न होगा वो सिर्फ डिप्लॉइड सोमेटिक सेल में होगा, लेकिन जो प्लांट्स में माइटोटिक डिवीज़न होगा वो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल दोनों में होगा। ये डिफरेंस है। From your recollection of example of alternation of generation plant, identify plant species and stages at which mitosis is seen at haploid cell। और इसमें जो चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे उसमें जो है alternation of generation है, उसमें ये कहा गया है कि उन प्लांट स्पीसीज को आप आइडेंटिफाई कीजिए जिसमें हैप्लॉइड सेल्स में माइटोटिक डिवीज़न हो रहा हो।
अब हम फिर से इसका जो है जी नोट स्टेज हम इसकी देख लेते हैं। ये दिखाई गई है जी नोट स्टेज। जी नोट स्टेज उस सेल में आती है, इसको हम जो है क्विसेंट स्टेज भी कहते हैं, इनएक्टिव स्टेज होती है। तो जिन सेल में डिवीजन नहीं होता वो जी1 में एंटर ना करके जी नोट में एंटर कर जाती हैं। फिर जो बाकी ये सब इवेंट्स हैं ये उस सेल में नहीं होते हैं।